नमस्कार साथियों, मैं केपी सर पुनः आपके साथ हूँ ज्ञान काड़ा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज है गणेश चतुर्थी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, साक्षात गजानन जी महाराज विराजे हुए हैं। गजानन कह सकते हैं, लंबोदर कह सकते हैं, गजराज कह सकते हैं, विनायक कह सकते हैं, प्रथम पूज्य देव कह सकते हैं। तो सबको और आप लोगों के सुबह से मैसेज आ रहे थे, गणेश चतुर्थी सर, आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो मेरी तरफ से और इस ज्ञान काड़ा यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबको गणेश जी चतुर्थी या गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूं कि जो प्रथम पूज्य देव हैं, देखिए अपन हिंदू धर्म में कोई भी कार्य करते हैं तो कहते हैं सबसे पहले जिस इष्ट को याद किया जाता है, सबसे पहले जिस देवता को मनाया जाता है, वो हमारे शिव और पार्वती के सुपुत्र श्री गजानन जी महाराज हैं। तो आप सबको लख लख बधाइयाँ इसके लिए। और आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। दूसरी बात साथियों, ये आज अपना जो मूल अधिकार का चौथा पार्ट आ रहा है, आप जिसे देख पा रहे हैं, तो इस चौथे पार्ट में आज अपन मूल अधिकारों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग 7:30 बजे हमेशा मेरे साथ लाइव रहेंगे और आपको और हमारा प्यार ऐसे ही बना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अपन बात कर रहे थे मूल अधिकारों की, और मूल अधिकारों में आज अपने को जो छठा मूल अधिकार पढ़ना था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थोड़ी सी हल्की सी चर्चा हुई थी इसकी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में है। 5 प्रकार की रिट। देखिए, लास्ट लेसन में अपनी बात हुई थी कल कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो तो उसकी रक्षा करने के लिए, और जी हाँ, गजानन महाराज की जय आप बोल सकते हैं, जयकारा लगा सकते हैं। तो बात चल रही थी संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की हृदय व आत्मा कहा था। मैं बता चुका हूं कि अगर पूछा जाए आत्मा, केवल आत्मा, तो प्रस्तावना पंडित ठाकुरदास भार्गव। अब यहां पे थोड़ा सा एक और ध्यान देंगे। भाग 3 को संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, और प्यारे साथियों, हृदय व आत्मा अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। चलिए शुरू करते हैं। 5 प्रकार की रिट या याचिका, आप इन्हें रिट कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो प्यारे साथियों, याचिका कह सकते हो। 5 प्रकार की रिट या याचिकाएं जारी करने का अधिकार दिया गया। देखिए साथियों, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो तो 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, और पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। साथियों, शाब्दिक अर्थ अगर हम समझे तो बंदी का मतलब होता है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, और प्रत्यक्षीकरण का मतलब है प्रस्तुत करना। अर्थात गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, क्या मतलब है बंदी प्रत्यक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण रिट है। 24 घंटे में जज के समक्ष जो प्रस्तुत करने की जो बात हम करते हैं वो क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, रिश्वत का कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। मान लो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, आपने देखा है, सुना है, होता भी है। लेकिन कितनी देर अपनी कस्टडी में रख सकती है, मात्र और मात्र 24 घंटे। हम अनुच्छेद 22 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ध्यान देंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाए गए व्यक्ति को जज के समक्ष प्रत्यक्षीकरण, करण का मतलब करना, प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के सामने, और बंदी का मतलब है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अर्थात बंदी बनाए गए व्यक्ति को जज के समक्ष प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया था। साथियों, अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे प्रश्न सवाल पूछा जाए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों आप ये चीज बताओगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मुख्य उद्देश्य है अवैध गिरफ्तारी को रोकना। अवैध गिरफ्तारी को रोकना, अर्थात पुलिस गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार ना कर पाए, इसलिए रोकना। अब देखो, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इलाज कैसे करता है। मान लो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। भाई, वो जग अगर उसे गिरफ्तार कर लिया है तो वो घूम नहीं सकता,
अनुच्छेद 21 समाप्त हो गया, 19, सारे अधिकार समाप्त हो गए। बस उसके पास ये है कि जिंदा है, बस ज्यादा ज्यादा। और अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो फिर उसके मन में यही प्रश्न आएगा ना, जिंदा हूं मैं किसके लिए, है ना। फिर आप कहोगे जिए तो जिए कैसे बिना आपके। ये सारी तमाम बातें आपके सामने आएंगी। इसलिए आप ध्यान दें इस बात पे कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो जज उसके सामने गिरफ्तारी का कारण पूछता है। अगर उचित कारण है तो आगे की प्रक्रिया कर देंगे, और अगर उचित कारण नहीं तो रिहा कर दिया जाएगा। साथियों, दूसरी जो रिट है वो है परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। अब ये किसके खिलाफ आएगी? यहां एक शब्द लिख रहा हूं जिसको आप बहुत ध्यान से देखना, लोक सेवक के खिलाफ। अब ये लोक सेवक कौन होते हैं? जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो भी सरकारी पोस्ट हैं, वो लोक सेवक होते हैं। क्यों जारी करेगा? देखना, अगर कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन ना करे, जो कार्य उसे दिया गया है, अगर कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उससे कार्य करवाने हेतु जो आदेश जारी किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? परमादेश कहलाता है। अर्थात ये रिट है कि हम आदेश देते हैं कि आप ये कार्य पूरा करें। अब आप फिर प्रश्न करोगे कि सर कोई लोक सेवक कार्य नहीं कर पा रहा है तो इससे मेरे अधिकारों का हनन कैसे हुआ? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपको पता चल जाएगा कि अगर ये लोक सेवक काम नहीं करे तो हमारे अधिकारों का हनन कैसे होता है। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर ये अधिकार ना हो तो संविधान मृतप्राय क्यों हो जाएगा। आपको यह भी पता चल जाएगा कि हमारे अधिकारों का इलाज या उपचार कैसे करता है। मान लीजिए आपका बच्चा है, या हंसने की आवश्यकता नहीं, आपके भी बच्चे होंगे, भविष्य में पढ़ोगे, जॉब लगोगे। देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है, अपने यहाँ एक कहावत है, नौकरी नहीं तो, आगे बोल ही नहीं रहा मैं, आपको पता चल रहा है ना। तो पढ़ा करो, मेहनत किया करो, ताकि आप एक मुकाम पे पहुंच जाओ। जिंदगी जीना और काटना बहुत फर्क है। काटते तो सारे हैं, पशु भी जिंदगी काटता है, बस सुबह से शाम तक वो रूटीन प्रक्रिया वही आपकी है, ऐसा नहीं है। एक मानव के रूप में हमने जन्म लिया है तो सर्वश्रेष्ठ जिंदगी जी के जाएंगे, ये आप अपने आप से वादा करोगे। चलिए बात शुरू करते हैं। तो भाई परमादेश है, आपका बच्चा स्कूल गया, सरकारी स्कूल, देखिए मैं सरकारी पोस्ट की बात कर रहा हूं। स्कूल गया बच्चा, 1 घंटे में वापिस आया, आपने पूछा बेटा क्या हुआ? बच्चे ने कहा टीचर पढ़ा ही नहीं रहे। बड़ा गुस्सा है इस बात से आपको। आप इस बात का जवाब सुनने के लिए कहाँ गए हैं? स्कूल गए बच्चे को लेके, पता चला टीचर जो हैं वो मूवी देख रहे हैं या फिर टिकटॉक वीडियो देख रहे हैं, तेरी प्यारी प्यारी दो आँखियाँ, है ना, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। आपको बड़ा गुस्सा है, अपने टीचर से कुछ उजूल फजूल बातें करी, टीचर को भी गुस्सा आएगा और टीचर ने आपके सर पे एक डंडा मारा, आपका सर फूट गया, खून निकल गया। आप बोले कि ठीक है एक बार मैं इलाज करवा के आता हूँ, तुझे तो मैं बता दूंगा टीचर क्या करता क्या नहीं करता, पढ़ाता कैसे नहीं है, ये सारी चीज़ें तमाम बातें करके आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं। आजकल कोविड चल रहा है, टीचर ने डंडा मारा, सर से खून निकला, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया, बोले हम पट्टी वट्टी नहीं करते आजकल। इस बात की आप शिकायत करने थाने पहुंचते हैं, वहां पे भी थानेदार ने आपको 2 डंडे और मार के भगा दिया। अब साथियों मुद्दे पर आते हैं, आपके बच्चे का, आप अनुच्छेद 21 हम चर्चा कर चुके हैं, बच्चे का हक था ना पढ़ने का, लेकिन हक नहीं मिला क्योंकि कार्य किसने नहीं किया? लोक सेवक ने। इलाज करवाने का आपका हक था डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, आपका हक नहीं मिला क्योंकि काम किसने नहीं किया? लोक सेवक ने। FIR करवाना, शिकायत करवाना आपका हक था, लेकिन आपको इलाज नहीं मिला, FIR नहीं हुआ, आपको संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि काम किसने नहीं किया? लोक सेवक ने। अब आप और हम तो इनसे कार्य नहीं करवा सकते, तो इनसे कार्य करवाने के लिए जो आदेश जारी किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? परमादेश कहलाएगा। चलिए साथियों, इसके अगली जो एक और बात आती है वो आती है प्रतिषेध। प्रतिषेध ये इसके आगे की स्टेप है, ये लोक सेवक और न्यायालय दोनों के विरुद्ध आती है, अर्थात दोनों के लिए रिट जारी की जा सकती है। अब देखो, परमादेश कब? जब कोई लोक सेवक काम ना करे, और प्रतिषेध कब? जब कोई लोक सेवक और न्यायपालिका अगर अपने अधिकार से बाहर जाकर कार्य करें, अधिकार से बाहर जाकर कार्य करें, तो जो रिट जारी की जाएगी वो क्या कहलाती है? प्रतिषेध कहलाती है। जैसे
आप किसी के साथ बातें कर रहे हो और उसने आपको, आपके सामने वाले ने आपको कुछ अलग बोला जो बोलने का उसे हक नहीं था, तो आप मेरे हिसाब से सीधा सीधा यही बोलोगे, ओए औकात में रह के बात कर। बोलोगे या नहीं बोलोगे? जाहिर सी बात हम यही कहेंगे कि इतनी औकात नहीं है भाई आपकी। मतलब क्या, बोलने की औकात नहीं है, बोल तो सकता, लेकिन आपके बारे में जो बोल रहा उतना बोलने का उसे हक नहीं है। मान लो आपको कोई ये कि वाह यार भाई साहब आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत बढ़िया हो, आप हर किसी की मदद करते हो, तो आप ही बोलेगे ओए औकात में रह, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, ऐसे थोड़ी बोलोगे। लेकिन कोई आपको एक तेरे जैसा नालायक, आपको भाई जी आदमी तो देखे लेकिन तारा शहर का गया वित्या कौन देखा, मान लो ये बोले, तो आप ही कहोगे वेरी गुड यार, आपको कैसे पता चला मैं इतना शानदार आदमी हूं? नहीं ना। तो जो हक नहीं था बोलने का वो अगर बोला जाएगा तो उसे हम यही कहेंगे ना कि औकात में रह। तो अगर ये बाहर जाकर कार्य करेंगे, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करेंगे दोनों, तो इसे हम क्या कहेंगे? रोकने के लिए जो आदेश जारी करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिषेध कहलाएगा। अब देखो दोनों में क्या दिक्कत है, ये एक दूसरे के एंटिक है भाई, विरोधी हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? विरोधी है भाई। कैसे हैं? एक कह रहा है काम कर और एक कह रहा है काम मत कर। देखो काम ना करने के लिए जो आदेश जारी करेंगे वो तो क्या कहलाएगा? प्रतिषेध। और काम करने के लिए जो आदेश जारी करवाया जाएगा, करने के लिए जो है परमादेश, और ना करने के लिए, रोकने के लिए क्या होगा? प्रतिषेध। इसीलिए मेरे दोस्तों याद रखना, ये दोनों जो रिट हैं, बाकी पांचों रिट जो और दो रिट हम पढ़ने वाले हैं, वो पांचों रिट कभी भी एक साथ जारी हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों रिट कभी भी एक साथ जारी नहीं होंगी, क्योंकि एक जब काम के लिए हां करने की बात करता है तो दूसरा काम के लिए ना करने की बात करता है। समझ पा रहे हो बात को? चलिए अगला देखते हैं, बात शुरू करते हैं। अगली है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या कह रहा है कि कोई भी बड़े न्यायालय द्वारा, बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय से क्या करता है? किसी बड़े न्यायालय द्वारा, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट तो करेगा हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आधे अपने जो नीचे आने वाले हैं उन न्यायालय से। किसी भी बड़े न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय से किसी मामले, ध्यान से सुनना, किसी मामले की सूचना मांगना, मामला अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, या उसे लगे कि ये मामला वहां सुनवाई नहीं हो पा रही है, या उसे लगे कि मामला लंबित पड़ा है, लंबित मामलों की सूचना लेना, कोई भी ऐसे मामले जो छोटे न्यायालय से बड़ा न्यायालय अपने पास मंगवाता है। या तो देखो होता क्या है, या तो छोटा न्यायालय बड़े न्यायालय को मामले में ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है। मान लो ऐसा नहीं हो पा रहा, किसी कारण से, राजनीतिक कारण हो सकता है, कोई और अन्य कारण हो सकता है, रिश्वत हो सकती है, लेट लतीफी होती है, या ये भी तो हो सकता है तारीख पे सनी देओल भी तो हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय से मामला अपने पास लेता है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रेषण कहेंगे। किसी भी बड़े न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय से मामला अपने अधिकार क्षेत्र में लेना क्या कहलाता है? उत्प्रेषण कहलाता है। और अंतिम जो अपनी रीट है वो है अधिकार प्रच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन, और आप सब लोगों के लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? देखो सीधा सीधा मतलब है, अधिकार प्रच्छा कब जारी की जाएगी? यदि कोई व्यक्ति कोई सरकारी पद, सुनना ध्यान से, सरकारी पद गलत तरीके से प्राप्त कर ले, कोई भी व्यक्ति सरकारी पद गलत तरीके से प्राप्त करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिट लगाने के लिए रिट जारी करेगा, वो कहेगी अधिकार प्रच्छा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई सरकारी पद गलत तरीके से प्राप्त कर लिया है, तो यह जानना किसी व्यक्ति ने पद किस आधार पर प्राप्त किया है क्या कहलाता है? अधिकार प्रच्छा कहलाता है। सुनिए कहानी, बहुत लॉजिकली कहानी सुना रहा हूं, सामान्य भाषा की कहानी सुना रहा हूं, किताबी भाषा की कहानी नहीं सुना रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। मान लो जैसे आप पटवार का एग्जाम देते हैं, आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम देते हैं, आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देते हैं, आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, आप टीचर भर्ती का एग्जाम देते हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आप आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, आपने मान लो इनमें से कोई भी एक एग्जाम दिया, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, अधिकार परीक्षा क्या है, क्यों, कैसे है। मान लो कट ऑफ जो है वो गई 70%,
ठीक है भाई, कट ऑफ 70% रही है। और दोस्तों आपके भी नंबर कितने बने हैं, पूरे पूरे 70% बने। मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया। हालांकि ये कंडीशन जब आएगी आपके सामने तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्यों होगा भाई, इसी कंडीशन को शुद्ध हिंदी भाषा में कहा जाता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। मतलब ये सीधा सीधा कि आपका सिलेक्शन हो गया। हालांकि जब आप रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट बताने वाला कहेगा बधाई हो भाई साहब आपका सिलेक्शन, बोले हैं हो गया, आज तक तो कभी नहीं हुआ, आज इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। खैर घर वालों को बताओगे, मम्मी को फोन करोगे, हेलो, अब धड़कनें बढ़ रही हैं, जी आप धड़क धड़क जाए, मम्मी को फोन करोगे, मम्मी का तो पूरा भरोसा है आप पे, बोले भाई मम्मी फोन उठाते कहेगी हाँ तो फेल हो गया बेटा, आप कहोगे नहीं मम्मी फेल होते होते बच गया, अटक गया। समझ पा रहे हो ना बात को, इसे ही कहते हैं कभी खुशी कभी गम। साला इस तरफ देख रहे हो तो खुशी है, यहां देख रहे हो तो गम है। यह है कि अगर बाय द वे एक, अब उस दिन मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका 1 लाइक आता है, 1 शेयर आता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। अब यहां वो कंडीशन लागू करते हैं। 1 नंबर क्या होता है साथियों, यहां ये देखो, तो चलो भाई कभी खुशी कभी गम हो गए, सारी चीजें हो गई, गांव में चर्चा चल गई, अब आपकी सगाई की बातें शुरू हो गई। भाई जॉब लगोगे तो सीधी सीधी सी बात है, नौकरी है तो है ही ना, सारी चीजें अब मिल रही हैं जॉब आपको। हालांकि देखो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी ऐसे चलती है। हाँ, लड़कों ने प्यार में पत्थर खाए, ताजमहल बनवाए, और लड़की ने पूछा थाना थाया मेरे बाबू ने समझ रहे हो ना, वो चीज़ें अलग अलग हैं, बात करेंगे सारी। बस आराम से सीरियस होके नहीं पढ़ना, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, चलो बातें करते हैं। तो वही बातें हो गई, आपकी सगाई हो गई, थाना थाया मेरे बाबू ने, पूछने वाले मिल गए, चलो ज्वाइनिंग के वक्त आपको पता चला कि वहां तो किसी और ही 70% वाले को ज्वाइनिंग दे दी गई। जैसे ही ये सुनोगे तो हिंदी भाषा में आपको एक बात याद आएगी, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया कि सगाई टूट गई। भाई नौकरी छूट गई, सगाई टूट गई, समझ पा रहे हैं ना बात को। अब आप ये रिट जारी करना चाहोगे, आप ये जानना चाहोगे या नहीं जानना चाहोगे कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिला। और अगर ये आप करना चाहोगे तो मेरे प्यारे साथियों आपको कहां आना पड़ेगा, अधिकार परीक्षा पे आना पड़ेगा। आप ये जानना चाहोगे, न्यायालय से प्रार्थना करोगे कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को ये अधिकार कैसे दिया गया, इस व्यक्ति की जॉब कैसे दी गई। सीधी सीधी सी बात है, अनुचित रूप से कोई सरकारी पद प्राप्त करने पर यह है जानना कि व्यक्ति को किस आधार पर सरकारी पद दिया गया है, क्या कहलाता है, अधिकार परीक्षा कहलाता है। ये 5 प्रकार की रिट है साथियों। तो आप ध्यान से देखना कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार निकाल दिया जाए तो बाकी जो हमारे सारे अधिकार हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय व आत्मा कहा था। चलिए भाई आगे चलते हैं, आ जाओ। सुनो, अब ये तो थी सामान्य सी बातें। अब इन मूल अधिकारों को लेकर कुछ स्पेशल फैक्ट की बात करते हैं। मैं कुछ सवाल जवाब के रूप में आपसे बातें करूं। जैसे मान लो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों मतलब भारतीय नागरिकों, या गैर भारतीय नागरिकों को अर्थात विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, तो साथियों कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है और कुछ मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। तो मुद्दा यह है कि कितने अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो देखना, नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार दिए गए, नागरिक का मतलब भारत का नागरिक, केवल नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार हैं, केवल नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल, बहुत ध्यान से सुनना, केवल नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। दूसरा सवाल, ये तो पहला सवाल है केवल नागरिकों के लिए। दूसरा सवाल, क्या मूल अधिकार निरपेक्ष हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा हां। जैसे अनुच्छेद 17 और 24 निरपेक्ष मूल अधिकार है, अर्थात ये राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। तो यहां एक और सवाल आ गया कि क्या मूल अधिकार नागरिकों के विरुद्ध है? यस। तो कुछ अधिकार आपको नागरिकों के विरुद्ध मिलते हैं, कुछ अधिकार आपको
राज्यों के विरुद्ध मिलते हैं, लेकिन ये दो ऐसे अधिकार हैं जो आपको राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध मिलते हैं। एक अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मूल अधिकार सकारात्मक हैं या फिर नकारात्मक हैं, ये स्पेशल फैक्ट बता रहा हूं, सामान्य मूल अधिकार तो अपने कंप्लीट कर लिए। तो याद रखना कुछ मूल अधिकार सकारात्मक हैं और कुछ मूल अधिकार नकारात्मक हैं। अब अगर बात करें कि मूल अधिकारों में संशोधन या मूल अधिकारों में निलंबन, तो प्यारे साथियों याद रखना संशोधन तो करेगी संसद। सवाल पूछे कि मूल अधिकारों में संशोधन कौन करेगा, तो कौन करेगी? संसद। और पूछे निलंबन कौन करेगा, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निलंबन कब करेगा? जब क्या लगाया जाए? देश में आपातकाल लगाया जाए। अर्थात पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर संशोधन में बहुत सारी बातें करेंगे। अर्थात यदि देश में आपात स्थिति लागू हो तो राष्ट्रपति मूल अधिकारों में क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है, आदेश जारी करके निलंबन कर सकता है। कुछ अधिकारों का कर सकता है, बहुत सारे अधिकारों का कर सकता है। लेकिन हम पहले ही बात कर चुके हैं, दो मूल अधिकार या दो मूल अधिकारों के अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद 20 और 21, जो कभी भी या मैं कह दूं आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। बाकी आदेश जारी करके सारे अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अब ये आपातकाल का जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको पुनः मूल अधिकार बताऊंगा। देखिए अनुच्छेद 2 बता रहा हूं, थोड़ा सा हल्का सा सुन लें। एक अनुच्छेद है 368 और एक है 358 और 359। ये दोनों मूल अधिकारों को निलंबन करने के आदेश जारी करने के अनुच्छेद है। कब कब कौन से होंगे ये हम आपातकाल में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप यहां इतना ध्यान रखो, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन करता है, आदेश जारी करके करता है, लेकिन दो मूल अधिकार ऐसे हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होंगे। अब बात यह कि मूल अधिकारों में संशोधन और मूल अधिकारों में संशोधन कब कब किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, यह आप ध्यान रखेंगे। समझ पा रहे हो ना बात को? तो देखो भाई, मूल अधिकारों में संशोधन की बात करते हैं। कैसे कैसे मूल अधिकारों में संशोधन होता है? संसद करती है। कब करेगी? संसद अपनी साधारण विधि द्वारा या संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन करती है। समाप्त नहीं कर सकती, परिवर्तन कर सकती है। चलिए बात करते हैं। तो संसद संशोधन करेगी। देखो भाई, पहली बार कब हुआ कि क्या चीज है? मूल अधिकारों संबंधी वाद की बात कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। मूल अधिकारों के विवाद, मूल अधिकारों के वाद की बात कर रहा हूं, मूल अधिकारों के विवाद की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि पहला मूल अधिकारों में विवाद कौन सा है, संशोधन कर सकती है, तो देखो 1951 में एक विवाद आया, शंकरी प्रसाद। बनाम संघ के साथ यह विवाद आया। शंकरी प्रसाद बनाम संघवाद में एक प्रश्न के माध्यम से पूछा गया कि क्या मेरे मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। 1951 के शंकरी प्रसाद बनाम संघवाद में यह प्रश्न पूछा गया कि क्या मेरे मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। न्यायालय ने कहा हां, कि आपके मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। चलो भाई ठीक है, मान लिया। उसके बाद एक और विवाद है मूल अधिकारों को लेकर, 1965 का, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। मूल अधिकारों के लिए प्रश्न पूछा गया कि क्या मेरे मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। न्यायालय ने कहा हां। अगला विवाद देखो, यहां से एक न्यायिक पुनरावलोकन की बात शुरू होती है। 1967 में एक विवाद आया, गोलकनाथ विवाद। गोलकनाथ बनाम पंजाब, और न्यायालय ने कहा नहीं। यहां न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया और यहां से एक मुद्दा शुरू हो गया। भाई देखो क्या मुद्दा शुरू हुआ। न्यायालय ने कहा कि आपके मूल अधिकारों में संशोधन, संसद के पास संविधान संशोधन का हक है, लेकिन इतना नहीं कि वो मूल अधिकारों को बदल सके, अर्थात आपके मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। अब साथियों यहां से एक विवाद हो गया। संसद कह रही है मैं ताकतवर, न्यायपालिका कह रही है मैं ताकतवर, तो एक बड़ा विवाद होगा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण विवाद आता है, वो आता है 1973 का
केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। और इस वाद में न्यायालय ने यह कहा, पूर्व निर्णय को फिर पलटा और यह कहा कि संशोधन हो सकता है। यस, केशवानंद भारती बनाम, ये केरल राज्य था, यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, केरल राज्य के विरुद्ध था। केशवानंद भारतीवाद में पूछा गया क्या मेरे मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, तो साथियों न्यायालय ने कहा कि यस, संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन इतना नहीं कि संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप ध्यान रखोगे, मूल ढांचे की अवधारणा कहां से पैदा हुई और क्या, ये प्रस्तावना में भी हम चर्चा करेंगे, मूल ढांचा। तो न्यायालय ने कहा कि संसद बिल्कुल पूरा संविधान बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं कर सकती संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो जाए। साथियों आपको बता दूं, इस वाद में एम सीकरी, जज जो मुख्य न्यायाधीश थे, एम सीकरी की अध्यक्षता में 13 जजों की खंडपीठ बैठी थी, बहुत बड़ी खंडपीठ थी, और उसमें रिजल्ट आया था 7 और 6 का। और 7 लोगों का मानेगा, उन्होंने ये कहा कि संसद चाहे तो संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के रक्षक और गार्जियन होने के नाते, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कह रहे हैं कि संविधान का रक्षक और गार्जियन होने के नाते हम ये देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए परिवर्तन कहीं संविधान का मूल ढांचा तो नष्ट नहीं कर रहे, और अगर मूल ढांचा नष्ट कर रहे हैं तो हम आपके परिवर्तन को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए केशवानंद भारतीवाद से मूल ढांचा बना और ये सारे मूल अधिकारों के विवाद संबंधी बातें थी। अब अगर हम महत्वपूर्ण बात और करें तो साथियों देखो, मूल अधिकार जो हैं वो हमारे पास अनियंत्रित नहीं है, असीमित नहीं है। पहली ही क्लास से मैं आपको बता रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, कि आपके जो मूल अधिकार हैं वो अनुल्लंघनीय हैं। मूल अधिकार आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास करने के लिए जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो 6 थे अपने पास, 6 मूल अधिकार हमने चर्चा कर लिए। अब इसमें थोड़ी सी जो चीज बच जाती है वो है प्यारे साथियों 3 अनुच्छेद बाकी रह गए जिनकी चर्चा हमने करी नहीं है। देखो भाई 32 तक तो देख लिया, 33, 34 और 35 3 अनुच्छेद हैं, हालांकि कोई बहुत ज्यादा बड़े अनुच्छेद नहीं है। क्या कह रहा है? सशस्त्र बलों के मूल अधिकार। सशस्त्र बल समझ रहे हो? जैसे आर्मी की बात कर लूं, बीएसएफ है, सीआईएस, जो हमेशा पुलिस सशस्त्र बल नहीं होता, ये ध्यान देंगे। तो सशस्त्र बलों के पास क्या क्या मूल अधिकार हैं, क्या है? जैसे मान लो हम आपातकाल की बात करते हैं, जैसे ही आपातकाल लागू होता है, सेना आती है, तो हमारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जैसे आपने कुछ आश्वायक कानून लागू होता है ना, कुछ ऐसे जो नियम है जहां सेना की जो बातें आती हैं या सशस्त्र बल की जो बातें आती हैं, तो सशस्त्र बलों के क्या मूल अधिकार हैं, ये बात अनुच्छेद 33 में। और अनुच्छेद 34 क्या कह रहा है? सेना विधि, जहां पर सेना विधि लागू हो जाएगी, सेना का कानून जहां लागू हो जाएगा, जिसे अपन सामान्य भाषा में मार्शल लॉ कहते हैं, ये अगर लागू हो जाएगा तो मूल अधिकारों की क्या स्थिति रहेगी। अर्थात सीधा सीधा अनुच्छेद 34 कह रहा है कि सेना विधि या मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों में क्या चीजें होंगी। और अनुच्छेद 35 कह रहा है मूल अधिकारों को प्रवर्त करने में संसद की शक्ति, संसद के पास मूल अधिकारों को लागू करने में क्या क्या बातें हैं, ये बात अनुच्छेद किस में कही गई है? 35 में। देखिए बहुत सोचे समझे संविधान हमारा है। आपको बता दूं, भारतीय संविधान सभा ने जब बनाया था, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, तो 60 देशों का संविधान पढ़ा था हमने साथियों। कितने देशों का संविधान पढ़ा था? 60 देशों का संविधान पढ़ के उसके बाद हमने भारत का संविधान बनाया था। तो देखो क्या क्या चीजें, सशस्त्र बलों के लिए अलग से बातें कर दी, सेना विधि के लिए अलग स्थितियां पैदा कर दी, और प्रवर्त करने में संसद की शक्ति। एक बात बताओ, अगर मान लो संसद के पास ये शक्ति नहीं होती, संसद अगर लागू करने में या उसके लिए कुछ बातें नहीं लिखी जाती, तो क्या कोई भी मूल अधिकार समाप्त हो सकता था? क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता था? अब देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर मान लो संसद के पास पावर नहीं होता तो संपत्ति का अधिकार कभी समाप्त होता क्या? और अगर संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं होता तो गरीब और गरीब होता जाता, अमीर और अमीर होता जाता, क्योंकि उसके बाद जब संपत्ति का अधिकार था तो कोई काला पीला हरा लाल धन था ही नहीं, धन तो धन था। भाई जब मेरे पास मेरा हक था, जैसे मान लो आज आपके पास संपत्ति का अधिकार कानूनी रूप में है,
तो आपके पास जितना हक है उतना ही तो रख पाओगे, उसके बाद तो नहीं रख पाओगे। लेकिन जैसे मान लो आज मेरे पास भ्रमण का अधिकार है, तो ये थोड़ी कि इतने दिन भ्रमण करना है भाई। जैसे मान लो एक आप मैं साधु सन्यासी की बात करूं, कुछ घुमंतु जनजाति या जातियां उनकी बात करूं, तो वो तो पैदा होने के टाइम से लेके जब तक कोई भी बच्चा घुमंतु जनजाति में मान लो या साधु संतों या कोई भी ऐसे जो लोग हैं जो यायावर प्रजाति के लोग हैं, यात्रा प्रवृत्ति के लोग हैं, उस बच्चे का जन्म भी यात्रा के दौरान ही होता है, वो बच्चा बड़ा भी यात्रा के दौरान है, तो उसकी शिक्षा दीक्षा सारी यात्रा, वो कभी एक जगह तो रहते नहीं, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करेगा और वो भ्रमण करते करते ही अपनी पूरा जीवन जीता है। तो क्या कभी उसको ये पूछा जाता है कि आपने इतना भ्रमण कैसे कर लिया? क्योंकि उसके पास भ्रमण का अधिकार है। लेकिन आज मेरे पास संपत्ति का अधिकार नहीं है। मैं अगर आय से अधिक संपत्ति, बहुत बार आपने सुना होगा कि अवैध संपत्ति मिली, काला धन मिला, विदेशों में जैसे स्विस बैंकों में काला धन जमा, क्यों जमा करवा रहे हैं स्विस बैंकों में, क्यों जा रहे हैं वहां पे? क्योंकि यहां आप एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद आप ज्यादा पैसे नहीं रख सकते। सोचिए अगर संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं होता तो ये परिस्थितियां और कितनी भयावह हो जाती। इसलिए संसद ने इन अधिकारों को क्या किया? प्रवर्त किया, लागू किया, बदल बेहतर बनाने के लिए संसद को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो अनुच्छेद 35 में। तो ये भाग 3 था, 12 से 35 तक था। बहुत सारी बातें हमने मूल अधिकारों को लेकर कर लिए। फिर भी यदि आपका कोई भी सवाल बाकी रहे मूल अधिकारों में तो आप सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। मूल अधिकारों की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप पूछें। अगर आपको लगे कि क्लास अच्छी गई है तो आप प्लीज़ करके, हालांकि ये कोई आवश्यक भी नहीं है, आप करना चाहें तो, आपको लगे तो करोगे तो तभी, तो आप ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ एक बार पुनः गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।